हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। एग्ज़ाम्स करीब है तो पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। आप सबको मेरी शुभकामनाएँ भी हैं। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं में सामाजिक समूह क्या है, सामाजिक समूह के कुछ बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप्स क्या हैं और इसकी क्या अवधारणा है। प्राथमिक समूह की अवधारणा या इसके जनक चार्ल्स फूले हैं। चार्ल्स फूले। और प्राइमरी ग्रुप्स को समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि प्राथमिक संबंध क्या है। प्राथमिक संबंध क्या है? प्राथमिक संबंध वो संबंध हैं जिनमें आमने सामने या शारीरिक समीपता है। मतलब ऐसे लोग जो ज़्यादा एक्सेसिबल हैं, हमारे आसपास हरदम हैं, हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में उपलब्ध हैं, हमारे सुख में, हमारे दुख में। अगर हमारे जीवन में कोई क्राइसिस आ रही है तो सबसे पहले सहयोग के लिए यही उपस्थित होते हैं। इनसे हमारा घनिष्ठ लगाव होता है। भावनात्मक जो आधार है वो ज़्यादा गहन होता है, ज़्यादा घनिष्ठ होता है। हम की भावना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। इन्हीं आधारों पर प्राथमिक संबंध बनते हैं और प्राथमिक संबंधों पर आधारित लोगों का एकत्रण ही प्राथमिक समूह है। और प्राथमिक समूह में बेसिकली आपका परिवार, आपके क्लोज फ्रेंड्स, आपका पड़ोसी, यही लोग प्राथमिक समूह में आ रहे हैं। प्राथमिक समूह ही समाज की मूलभूत इकाई है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। और सबसे पहले मानव का समाजीकरण यहीं से स्टार्ट होता है। मानव जो भी मानवीय आदर्श, जो ही व्यवहारिक ज्ञान सीखता है वो इसी प्राथमिक समूह में ही रहकर सीखता है। अब जानिए, कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपने माँ-बाप से सीखता है। कहा जाता है कि माता-पिता किसी भी बच्चे के जीवन के सबसे पहले शिक्षक होते हैं। अतः वह सबसे पहले माता-पिता से सीखता है। सबसे पहले मम्मी-पापा कहना सीखता है, भाई-बहन, अपने क्लोज़ेस्ट लोगों को पहचानता है, अपने आस-पास चाचा, ताऊ जी, बाबा, दादा, इन सब से सीखता है। फिर वो यही जो आदर्श व्यवहार सीखता है, कहीं न कहीं बड़े होकर उसके आदर्शों का, उसके मोरल्स का, उसके वैल्यूज़ का निर्माण करते हैं। तो यही प्राथमिक संबंध, यही प्राथमिक समूह किसी भी व्यक्ति के आधार होते हैं, उसके मानवीयकरण के या समाजीकरण के। आइए आगे चलते हैं। प्रोफेसर किंग्सले डेविस ये 3 भौतिक दशाएँ बताते हैं। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, शारीरिक समीपता, लघु आकार स्मॉल साइज़ और संबंधों की अवधि। जो संबंधों की अवधि है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का है, आकार छोटा है, बहुत वाइड स्प्रेड नहीं है, बहुत दूर तक फैले हुए नहीं हैं। और ऑब्वियस बात है कि उनमें शारीरिक समीपता है। और इन सब से लिए ये घनिष्ठता, भावनात्मक जो आधार है वो बहुत मजबूत है। ठीक। समूहों की आंतरिक विशेषताएं प्राथमिक समूहों की, एक तो उद्देश्यों की समानता है। उद्देश्यों में अगर डिफरेंसेस होंगे तो कहीं न कहीं प्राथमिक समूह उस तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। संबंध जो है वो स्वयं साधन है। आपके जीवन में आपका जो प्राथमिक समूह है, आपका मित्र है, ये सब कई बार, मैक्सिमम बार आपके लिए वो रास्ता तैयार करते हैं, वो माध्यम बन जाते हैं जिससे आप अपने व्यक्तिगत जीवन के लक्ष्यों को, अपने आदर्शों को प्राप्त कर पाएँ। संबंध इसमें व्यक्तिगत होते हैं, पर्सनल होते हैं और अपने आप में संपूर्ण होते हैं, इंक्लूसिव होते हैं। और इनका संबंधों का विकास स्वयं होता है। आप अपने पड़ोस को स्वयं नहीं चूज़ कर सकते, आप अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को चूज़ नहीं कर सकते। आप जैसे ही जन्म लेते हो, आपका पड़ोस निर्धारित है, आपका परिवार निर्धारित है, इनको आप बदल
नहीं सकते हैं। नियंत्रण जो है नियंत्रण शक्ति है कोई न कोई। आप अगर प्राथमिक समूह में रहे हैं, आप देखेंगे वहाँ पे जो नियंत्रण का मानक है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, वहाँ पे विचलन कम होगा। ठीक। प्राथमिक समूह के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में मैकइवर वेंगपेज को समझिए। यूनिट सेल, आप साइंस पढ़े होंगे, साइंस में बात होती है मानव अंग के सबसे मूलभूत इकाई बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, तो कोशिका है, सेल है। ऐसे ही मैकइवर एवं पेज जो है वो कहते हैं कि जो सामाजिक संरचना की यूनिट सेल है वो क्या है, प्राथमिक समूह है। वहीं चार्ल्स फूले मानवीय स्वभाव का निर्माण कहते हैं, मतलब जो मानव है, मानव इसलिए है क्योंकि उसके कुछ यूनिक ट्रेड्स हैं, कुछ यूनिक बिहेवियर हैं। ठीक, कुछ यूनिक ट्रेड्स हैं, कुछ बिहेवियर हैं, इसी कारण वो मानव है। और इन ट्रेड्स और इन बिहेवियर का जो निर्माण होता है वो प्राथमिक समूह में ही होता है। टालकाट पर्सन कहते हैं ये सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है प्राथमिक समूह। आप जानते ही होंगे, अभी बात भी हुई, सोशलाइजेशन मतलब मानवीकरण, समाजीकरण। तो मानव या किसी भी बच्चे का सबसे पहला जो समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है वो यहीं पर शुरू होती है। जो प्रथाएं हैं, जो वैल्यूज हैं, जो मोरल्स हैं, जो नैतिकता हैं, जो आदर्श हैं, उनका विकास इसी प्राथमिक समूह में होता है। फर्नीदा टॉनिज कहते हैं कि ये गेमिन सॉफ्ट के समान है। तो फर्नीदा टॉनिज को पढ़ेंगे, ये बताते हैं एक और गैसल सॉफ्ट। गैसल सॉफ्ट। ठीक, गैसल सॉफ्ट। तो गेमिन सॉफ्ट क्या है, ये समुदाय है। समुदाय है और ये प्री इंडस्ट्री, गेमिन सॉफ्ट जो है ये प्री इंडस्ट्रियल है, प्री इंडस्ट्रियल, और ये पोस्ट इंडस्ट्रियल। ठीक, गेमिन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो फर्नीदा टॉनिज का है, और फर्नीदा टॉनिज प्राथमिक समूह को गेमिन सॉफ्ट के समान बता रहे हैं। संदर्भ समूह, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रेफरेंस ग्रुप। प्राथमिक समूह आप लोग समझ गए होंगे, आइए समझते हैं रेफरेंस ग्रुप, संदर्भ समूह। वह समूह जिसके आधार पर व्यक्ति अपना एवं अपनी स्थिति का मूल्यांकन करता है। संदर्भ समूह के पहले आप लोग ये जानिए, कभी न कभी आप अपने जीवन के किसी पड़ाव पर, किसी स्तर पर, किसी व्यक्ति से, किसी समूह से, किन्हीं लोगों से जरूर इन्फ्लुएंस होंगे, प्रभावित हुए होंगे, और कहीं न कहीं आप में ये भावना आई होगी कि हमसे सर्वोत्तम है, इनकी जो ड्रेसिंग सेंस है कहीं न कहीं वो ज़्यादा हायर क्लास है, वो ज़्यादा बेहतर इनकी ड्रेसिंग सेंस है, इनकी जो व्यवहार है, बात करने का तरीका है, जो इनका स्टेज परफॉर्मेंस है, ये सारी चीज़ें हैं, इनका कॉमन सेंस है, ये सारी चीज़ें, उनकी लाइफ स्टाइल है वो बहुत बेहतर है, सर्वोत्तम है। ये सर्वोत्तम की भावना ही आती है तुलनात्मक से, आप उनसे अपनी तुलना करते हैं। इसके बाद आपके अंदर एक आता है अभाव का बोझ, एक सापेक्षहीनता, रिलेटिव डेप्रिविएशन। फिर आप उनके जैसा बनने के लिए, उस संदर्भ व्यक्ति जैसा बनने के लिए उसकी लाइफ स्टाइल को इमिटेट करना चाहते हैं। ठीक, तो इसी के आधार पे मार्टन दो आधार बताते हैं संदर्भ समूह का, एक तो एस्पायरेशन और दूसरा सापेक्षहीनता, रिलेटिव डेप्रिवेशन। तो ये दोनों चीज़ें समझ गए, एक तो एस्पायरेशन होगा, दूसरा रिलेटिव डेप्रिवेशन। आइए अब हम लोग समझते हैं ओटो क्लाइनबर्ग का दृष्टिकोण। ओटो क्लाइनबर्ग कहते हैं संदर्भ समूह को कि सर्वोत्तम का नकल, कॉपी ऑफ बेस्ट, इमिटेशन ऑफ बेस्ट। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे ये कुछ लोग हैं, जैसा कि आप देखते होंगे ये पक्का कोई सोशल मीडिया ये सेलिब्रिटी होंगे, फैशन मॉडल्स होंगे, या जो भी है, ये व्यक्ति इनको देख रहा है, अपने मन में ये इमेजिन कर रहा होगा, कहीं न कहीं ये सोच रहा होगा इनके जैसा बनने की, इनके जैसा लाइफ स्टाइल अपनाने की। तो ये तो सर्वोत्तम लोगों की नकल है। दूसरा,
इसका आधार जो है वो कल्पना है, इमेजिनेशन है। ठीक। अब क्लाइनबर्ग का जो मत है कि संदर्भ समूह व्यवहार काल्पनिक भी हो सकता है और इसके साथ साथ ये नकारात्मक भी हो सकता है। काल्पनिक कैसे हो सकता है? कई बार हम कुछ लोगों को सर्वोत्तम मान बैठते हैं, पर वास्तविकता में शायद वो सर्वोत्तम होते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम उस वास्तविकता से परिचित नहीं हैं। एक कहावत आप लोग सुने होंगे अपने गाँव में या कहीं भी, किसी ने कभी न कभी किसी से, कि दूर के ढोल बड़े सुहावने होते हैं। इसमें भी संदर्भ समूह की अवधारणा छुपी हुई है। तो संदर्भ समूह मतलब दूर के ढोल बड़े सुहावने होते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं अपने आसपास या कुछ लोगों को लग्ज़री लाइफ़ जीते हुए। कई बार आजकल लोग दिखावे के लिए भी उपभोग करते हैं। कोई रेस्टोरेंट में खाना खाता हुआ व्यक्ति, कई बार वो केवल अपने हंगर को, अपने भूख को संतुष्ट करने के लिए नहीं, कई बार वो साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन के लिए भी खाता है और उसको जब अ, उसका एक फ़ोटो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया हैंडल या कहीं पे भी पोस्ट करता है, तो उसका प्रेरणा जो उसके पीछे प्रेरक शक्ति होती है, यही होती है कि साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन। लोग देखेंगे, लोगों के अंदर एक इमेजिनेशन बनेगा उसके बेहतर सामाजिक परिस्थिति के, पर हो सकता है कि वास्तविकता में ये सही ना हो। या आप देखते होंगे कई बार लोग दिखावे के लिए, कई बार अपने आप में जो जिस स्तर पर हैं उससे बेहतर अपने आप को दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, पर वास्तविकता में वैसा होता नहीं है। या कई बार हम सामने वाले को इंटरप्रेट वैसा कर लेते हैं जैसा करना चाहिए, वैसा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए संदर्भ समूह जो है वो काल्पनिक है, उसके बाद नकारात्मक भी हो सकता है। संदर्भ समूह जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? जैसे आप देखेंगे कि आजकल किसी इन्फ्लुएंसर को या किसी सेलिब्रिटी को, किसी स्पोर्ट स्टार को हम फॉलो कर रहे हैं, एज ए संदर्भ समूह हम उनको ले रहे हैं। जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ बेटिंग ऐप्स, कुछ फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप को बंद किया है। उसके पीछे, प्रमोशन के पीछे आप देखेंगे तो आपके बड़े-बड़े क्रिकेट सेलिब्रिटी जैसे विराट कोहली, एम एस धोनी, सौरभ गांगुली जैसे लोग, मतलब अब रिनोन्ड नेम है और लगभग सभी लोग उन बेटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे। उससे क्या हो रहा था, युवाओं में एक लत पड़ रही थी सट्टेबाजी की। उसके अलावा फाइनेंशियल लॉसेस फ़ील कर रहे थे लोग, एंग्जायटी और डिप्रेशन में जा रहे थे, जिससे कि आत्महत्याएँ और सुसाइड भी हुई और जिसे गवर्नमेंट ने बैन किया और ये एक अच्छा सराहनीय कदम भी था। तो ये संदर्भ समूह जो है वो नकारात्मक भी हो सकता है। हो सकता है किसी सेलिब्रिटी को आप फॉलो कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं, किसी स्पिरिचुअल लीडर को इवन फॉलो कर रहे हैं। कल को वो कुछ ऐसा कृत्य करता है जो सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं है, जो आदर्शों और वैल्यूज़ के खिलाफ हैं, तो कहीं न कहीं ये नकारात्मक संदर्भ समूह हो जाता है। इसके अलावा नकारात्मक संदर्भ समूह की बात करें, तो कोई ऐसा संदर्भ समूह है, जैसे आप आजकल देखेंगे तो कुछ अ, ऐसे लोग हैं जो ऐसी क्रियाएँ करते हुए पाएँगे, जैसे उन ऐसी चीज़ों को प्रमोट करेंगे जो शायद इलीगल है और सामाजिक रूप से स्वीकृत या स्वीकार्य नहीं है। अब आप जागरूक नहीं हैं या ऑब्सेशन में या उस तरीके से आपके पास एक कॉन्शियसनेस नहीं है, बस आप उस चीज़ को इमिटेट करना चाहते हैं, तो आपका व्यक्तित्व को, विकास को अपवर्ड ले जाने की जगह वो डाउनवर्ड ले जाएगा। तो नकारात्मक संदर्भ समूह यहाँ भी हो गया। जब किसी समूह के आदर्श अन्य संबंधित समूह के आदर्श से विपरीत होते हैं, तो उनका विरोध किया जाता है। क्लाइनबर्ग के प्रकार आइए समझते हैं। क्लाइनबर्ग ने कुछ संदर्भ समूह के प्रकार दिया है। पहला है काल्पनिक संदर्भ समूह। इस पिक्चर में आप देखिए, एक लड़की है जो मिरर में देख के अपने आप को एक इमेजिन कर रही है किसी मॉडल की तरह, किसी सेलिब्रिटी की तरह। ठीक? तो वे समूह जिनके बारे में मनुष्य सिर्फ कल्पना करके तदनुसार व्यवहार करना चाहता है, ऐसे समूहों के बारे में
प्रत्यक्ष जानकारी नहीं होती, सिर्फ अनुमान मात्र होता है, तो कल्पना के जरिए व्यक्ति उसे अपना आदर्श मानने लगता है। जैसे कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, या किसी के बारे में न जानना और फिर उसी को इमिटेट करना, ये सिर्फ कल्पना का आधार है। जैसे एक मिरर में देख रहे हैं, उदाहरण है, अगर कोई महिला यह मानकर यूरोपीय महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास करती हैं, तो ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है। वास्तविक रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी कई बार हमको पता नहीं होता और हम इग्नोर कर रहे होते हैं। क्लाइनबर्ग का वास्तविक संदर्भ समूह, वास्तविक संदर्भ समूह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो ये मतलब जब हम ऐसे संदर्भ समूह को चूज करते हैं तो हम हमारे पास एक अवेयरनेस होती है, एक जानकारी होती है इनके बारे में। ठीक, तो काल्पनिक संदर्भ समूह से भिन्न होता है, सटीक जानकारी होती है, भली भांति परिचित होते हैं और अपना आदर्श मानकर तदनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जिससे निम्न जाति का वर्ग उच्च जाति के या संपन्न समूह के लाइफ स्टाइल को इमिटेट करें। अभी यहीं पे हम लोग जब इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन। इसमें होता क्या कि कोई निम्न वर्ग का, निम्न जाति का या जनजाति का व्यक्ति या समूह उच्च जाति के लोगों की जीवन पद्धति, संस्कृति, वैल्यूज, मानदंड को कॉपी करता है और क्लेम करता है समाज में उच्च प्रस्थिति का, तो वो क्या होता है, संस्कृतिकरण। कुछ इसी तरह है वास्तविक संदर्भ समूह में भी लोग जानबूझकर अपने आदर्श मानते हैं और उन्हीं के अनुसार व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट मार्टिन की बात करते हैं, संदर्भ समूह का उद्देश्य उन परिस्थितियों तथा परिणामों को व्यवस्थित करना है, ठीक, जो आत्म महत्व मतलब सेल्फ इम्पोर्टेंस या सेल्फ ऑब्सेशन के कारण व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्तियों तथा समूहों के मूल्य और मानदंडों को अपना लेने से उत्पन्न होता है। ठीक, एक तो सेल्फ इम्पोर्टेंट प्रेरक शक्ति होती है और जिसके कारण वो दूसरे व्यक्ति या संदर्भ समूह के मूल्यों को, मानदंडों को अपनाता है और जिस इन्हीं को परिस्थितियों को और परिणामों को व्यवस्थित करना ही संदर्भ समूह का जो है उद्देश्य है। मर्टन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करते हैं, एक करते हैं कि मेंबर और एक नॉन मेंबर। ठीक, मेंबर में ऐसे लोग हैं जो उस समूह के सदस्य तो हैं पर उस समूह के अंदर ही किसी न किसी को अपना संदर्भ व्यक्ति या संदर्भ समूह मानते हैं। जैसे आप क्रिकेट ले लीजिए, अभी कुछ दिन पहले इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, संजू सैमसन ने एक स्टेटमेंट दिया कि कुछ दिनों से वो सचिन तेंदुलकर से टच में है और काफ़ी लंबा बात कर रहे हैं। तो क्रिकेट में आप देखेंगे जो अभी बडिंग क्रिकेटर्स हैं वो सीनियर्स को रिस्पेक्ट देते हैं और उनको एक एज अ रेफरेंस मान के या संदर्भ मान के उनके बैटिंग स्टाइल को, उनके लाइफ स्टाइल को, उनके बिहेवियर को, उनके कॉमनेस को इमिटेट करना चाहते हैं या उनकी लीडरशिप को इमिटेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि व्यक्ति है तो उस समूह का व्यक्ति, पर वो उस समूह के अंदर ही किसी न किसी को अपना संदर्भ समूह बना रहा है। ऐसे बॉलीवुड में कुछ बडिंग जो सेलिब्रिटी हैं, चाहे कार्तिक आर्यन या राजकुमार राव, अब ये लोग अपना संदर्भ समूह मान लें कि अमिताभ बच्चन, बिग बी, शाहरुख खान या दिलीप कुमार, ऐसे। तो ये क्या हो गया कि समूह के अंदर ही लोग अपने संदर्भ समूह मान रहे हैं। जैसे कोई उच्च जाति का ही व्यक्ति है, उच्च जाति में ही अपने पड़ोस में उसी जाति में किसी को संदर्भ समूह मान के उनके जैसा बनने की कोशिश करे। दूसरा है कि मेंबर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति है उस समूह के बाहर का व्यक्ति है, जैसे कोई निम्न जाति का व्यक्ति है, उच्च जाति को कॉपी करे या उनकी जीवन पद्धति को कॉपी करे, या कोई क्रिकेटर है नहीं पर वो बनना चाहे विराट कोहली जैसा, तो उस तरीके से है, तो उस समूह का सदस्य तो नहीं है पर बनना चाहता है, एस्पायर रखता है। तो ये मर्टन का वर्गीकरण है। आइए समझते हैं सापेक्षहीनता की अवधारणा, रिलेटिव डेप्रीवेशन। रिलेटिव डेप्रीवेशन सर्वप्रथम स्टाउफर ने अमेरिकन सोल्जर में तथा मर्टन ने इसका विस्तृत उल्लेख किया। सापेक्षहीनता की अवधारणा, जब आप किसी संदर्भ समूह या व्यक्ति को एज ए रेफरेंस आप मानते हैं,
आप अपनी तुलना उनसे करते हैं, जिससे एक अभाव बोध होता है। अभाव अभाव बोध, ठीक। तो यद्यपि सामान्यतः संदर्भ समूह का निर्माण सापेक्षहीनता के कारण ही होता है, फिर भी यह पूर्णतः सत्य नहीं है। समान दृष्टि से इसकी इच्छा संदर्भ समूह को जन्म देती है, ठीक। अब देख सकते हैं, यह वह व्यक्ति संदर्भ समूह को अपने से ऊंचा मानता है था उसके मन में अपने प्रति हीनता का भाव होता है। आप किसी को भी संदर्भ समूह तभी मानेंगे जब आपसे वो सुपीरियर होगा, तभी आप कहीं ना कहीं उसे अपना मानेंगे संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप। और आपके अंदर हीनता की भावना आएगी, तभी तो आप उसके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, पूर्वाभ्यासी समीकरण। एंटीसिपेशन मतलब पूर्वानुमान। जब आप पहले से कुछ सोचते हैं, कुछ एंटीसिपेट करते हैं कि इनके जैसा बनना है, कोई रेफरेंस ग्रुप चूज करते हैं और आप अपने मन में कल्पना करते हैं या सोचते हैं कि ऐसे इनके मूल्य और मानदंड को हम अडॉप्ट करेंगे और कुछ ऐसा बन जाएंगे। तो गैर सदस्य हैं, नॉन मेंबर हैं, वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, आत्मसात करने की कोशिश करते हैं मूल्य और जीवन पद्धति, जीवन के तरीकों को, जिससे पूर्वाभ्यासी समाजीकरण होता है, जिससे वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ एस्पायरेशन, मतलब जो आपकी आकांक्षा है, जो आपकी एस्पायरेशंस हैं, वो हायर पे संचरण हो रहा है, उनका संचरित हो रही हैं और भविष्य में आप उस समूह के सदस्य बनने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं, समूह संदर्भ केवल समूह नहीं हो सकता, व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक। जैसे कोई इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति है, कोई सेलिब्रिटी स्टार है, बॉलीवुड स्टार है, कोई स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी का कोई व्यक्ति है, तो आप उसकी तरह ड्रेस पहनना चाहें, उसकी हेयर स्टाइल रखना चाहें, बातचीत उसकी तरह करना चाहें और उसी की तरह व्यवहार करना चाहें, तो संदर्भ पर्याप्त वह व्यक्ति होता है जिसके अनुरूप बनने की महती इच्छा होती है, संपूर्ण जीवन शैली परिवर्तन होने लगती है। तो इसमें आप किसी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को रेफरेंस मानते हैं, वो कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है। अब इसमें भी मार्टन जो है नकारात्मक और सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव संदर्भ समूह की बात करते हैं। सकारात्मक संदर्भ समूह ऐसे संदर्भ व्यक्ति हैं जो आपके व्यक्तित्व को, आपके जीवन की परिस्थिति को ऊंचा ले जाएं। वहीं नकारात्मक संदर्भ व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो आपके व्यक्तित्व को डाउनग्रेड करे, आपके व्यक्तित्व को नीचे ले जाए और आपकी सामाजिक परिस्थिति को भी डाउनग्रेड करे, ठीक। तो आप नकारात्मक संदर्भ व्यक्ति में अभी हम लोगों ने बात की, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया फैंटेसी और स्पोर्टिंग बेटिंग ऐप। उसमें क्या है, आप जिनको अपना रेफरेंस ग्रुप मान रहे हो, जिसको आप अपना जिनसे आप इनकी लाइफ स्टाइल को कॉपी करना चाह रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं बेटिंग ऐप्स। या अजय देवगन, शाहरुख खान जैसे स्टार देखेंगे, गुटखा पान मसाला, अमिताभ बच्चन देखेंगे, ऋतिक रोशन देखेंगे, ये लोग चीज़ें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये नकारात्मक संदर्भ व्यक्ति हो गया। अगर आप इनकी कॉपी कर लेंगे इस चीज़ को, जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपकी जो लाइफ है, आपके व्यक्तित्व है, वो डाउनग्रेड होगी, ना कि इन्हांस होगी। वहीं सकारात्मक संदर्भ व्यक्ति कैसा है, मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके वर्चू को, जिनके ट्रेड्स को आप कॉपी करते हैं, जिनके ड्रेसिंग सेंस को कॉपी करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपके जो व्यक्तित्व है वो विकसित होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। आइए समझते हैं भूमिका आदर्श, रोल मॉडल। रोल मॉडल बेसिकली विशिष्ट बिहेवियर पर आधारित है, जो वह व्यक्ति भूमिका आदर्श के रूप में जाना जाता है। जैसे कि हम लोग भूमिका आदर्श में भगवान श्री राम को भी रख सकते हैं। तो मतलब जो भूमिका मॉडल है, जो रोल मॉडल है, वो वास्तविक भी हो सकता है और पौराणिक या मिथिकल भी हो सकता है। आपके जीवन में कभी न कभी इस सवाल से आप लोग गुजरे होंगे कि आपका आदर्श कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है।
आप कहीं न कहीं किसी का नाम लेते हो, लेकिन आप ये समझिए कि किसी के वर्च्यू, किसी के बिहेवियरल ट्रेट्स जो डिस्टिंक्टिव हैं और वो आपको प्रभावित करते हैं। जैसे हम अपने अ, देखें तो स्पिरिचुअल बुक्स में या एपिक्स में भगवान श्री राम के आदर्श, उनकी मर्यादा की चर्चा होती है, उनके गुणों की चर्चा होती है, तो कहीं न कहीं वो हमारे लिए हमेशा आदर्श रहेंगे। ऐसे ही कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे महापुरुष हैं अ, जिनसे हम हमेशा प्रभावित होते रहेंगे। ठीक? तो ये है हमारे रोल मॉडल, भूमिका आदर्श। ठीक? जिनका जो मेन वो है, वो यही है कि वो उनका जो स्पेसिफिक ट्रेट्स है, विशिष्ट बिहेवियर है, वही हमको आकर्षित कर रहा है। संदर्भ व्यक्ति क्या है? ये बिल्कुल इनका जो सामाजिक जीवन है, जो जनरल इम्युलेशन ऑफ लाइफ़स्टाइल है। एक तरीके से ये समझिए, संदर्भ व्यक्ति के लाइफ़स्टाइल को, जीवन पद्धति को हम जनरलाइज़्ड कर सकते हैं। मतलब किसी का अगर ड्रेसिंग सेंस पसंद आ रहा है, तो कहीं न कहीं उसका कॉपी ही लेके, उसी के जैसा कोई और लेके हम पहन के अपने आप को उसके जैसा इमिटेट कर देंगे। पर भूमिका आदर्श कठिन होता है। भूमिका आदर्श में मान लीजिए भगवान श्री राम को आप एज़ ए रोल मॉडल लेते हैं, तो उनके जैसा बनना कठिन है। वो बहुत हायर बेंचमार्क स्थापित किए हैं। हो सकता है कि आप वो इमिटेट अपने लाइफ में ना कर पाएँ। आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स आपके आदर्श हो सकते हैं। आपके माता-पिता ने कैसे जीवन में उतार-चढ़ाव को डील किया है, काउंटर किया है, कैसे कठिन परिस्थितियों में उन्होंने संयम रखा है, कैसे आपको आगे तक लेके आए हैं। हो सकता है आप इतने उतार-चढ़ाव में संयम न रख पाएँ, आप इन चीज़ों को काउंटर ना कर पाएँ। आपके माता-पिता हो सकता है आपकी परिस्थिति को ऊँचा किए हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, सामाजिक परिस्थिति सब कुछ बेहतर बनाएँ। हो सकता है आप उसको डाउनग्रेड कर दें, हो सकता है आप जो है उसको बेच दें। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप मानते तो हैं, आपके पेरेंट्स ने वो स्ट्रगल किया है, वो संयम दिखाया है, पर हो सकता है वहाँ पे आप वहाँ तक ना पहुँच पाएँ, उस स्टैंडर्ड तक ना पहुँच पाएँ, इसलिए लिमिटेड स्कोप है इमिटेशन का। ठीक? तो व्यवहार का सामान्यीकरण बनाम विशिष्टता। संदर्भ समूह के कुछ आवश्यक तत्व हैं, समझ लीजिए। मनोवैज्ञानिक लगाव है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, जानते ही हैं आप लोग। मनोवैज्ञानिक लगाव की भिन्नता है, वहीं श्रेष्ठता, सुपीरियरिटी की भावना आएगी, तभी सापेक्षहीनता की भावना आएगी। परिवर्तनशीलता है, सही बात है। अगर आप ये संदर्भ समूह है, आप यहाँ हैं, यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो कॉपी करेंगे, इससे मूवमेंट होगा। ठीक? संदर्भ समूह की कुछ विशेषताएँ ये समझ लीजिए, मानसिक संबद्धता, तुलना, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन टू रेज स्टेटस, वहीं अनुकरण, इमिटेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग समझे भी हैं और ये सारी चीज़ें पाई जाएँगी। अभाव बोध होगा, फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन, ये भी कोर है, सेंटर है। परिवर्तनशीलता ये भी है। संपर्क या अनुरूपता, गतिशीलता और भिन्नता, तो ये सारी चीज़ें इसकी विशेषताएँ हैं। आइए समझते हैं फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस टू चूज़ रेफरेंस ग्रुप। तो सबसे पहले संरचनात्मक और आर्थिक कारक, ऐसे कुछ कारक जो कहीं न कहीं कैटलिस्ट का काम करते हों या प्रेरित करते हों संदर्भ समूह के चुनाव के लिए या उसके लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। जैसे मुक्ति मुक्त सामाजिक संरचना, ओपन सोशल स्ट्रक्चर। अगर किसी समाज के जो सोशल बॉन्ड्स हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर हैं, वो लूज़न है, मतलब लूज़न मतलब बॉन्ड्स नहीं कर सकते हम। ये कह सकते हैं कि लिबर्टी ज़्यादा है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हैं, ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक मोनोक्रोमैटिक और मोनोपोली टाइप में लाइफ चल रही है। तो जो मुक्त सामाजिक संरचना है, आधुनिकता तथा भौतिकवाद है, ये तो मस्ट कंडीशन है। मटेरियलिस्टिक लाइफ और मॉडर्निज़्म में अगर अम, ऐसा कुछ नहीं होगा तो कहीं न कहीं संदर्भ समूह की अवधारणा वो लुप्त हो जाएगी। धन का महत्व और वेल्थ का महत्व नहीं है, धन का महत्व नहीं है, मटेरियलिस्टिक लाइफ का महत्व नहीं है, तो कहीं न कहीं संदर्भ समूह के लिए वो अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं। तुलनात्मक अभाव बोध और समीपता व संपर्क था, ये सारी चीज़ें फेवरेबल कंडीशंस बनाती हैं।
सामाजिक और राजनीतिक कारक समझ लीजिए। सामाजिक नियंत्रण की शिथिलता, लूज सोशल कंट्रोल, मतलब नियंत्रण का माध्यम अगर बहुत स्ट्रांग होगा, आप देखे होंगे अभी अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार है, वहाँ पे स्त्रियों की जो ऑप्शंस हैं वो बहुत कम कर दिए गए हैं जीवन में, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे ड्रेसेस की बात हो, जैसे बुर्का पहनना मस्ट हो। हाँ, इस्लाम के जो वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो करना। उसके अलावा अभी कुछ समय पहले भी कुछ न्यूज़ था कि मतलब पत्नियों को या अपनी बीवी को मारना टॉर्चर की श्रेणी में नहीं आएगा, जो भी है। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको मिल जाएँगे। वहीं उद्देश्य था प्रेरणाओं की सुलभता। तो ऐसे समाज में जहाँ पे उद्देश्य था प्रेरणाओं की सुलभता और जहाँ पे लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स बना सकें, जहाँ पे लोग प्रेरित हो सकें एक-दूसरे से, तो वहाँ पे ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी। जनतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, अब डेमोक्रेटिक हो अगर कहीं ऑटोक्रेसी है या मोनार्की है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। आवश्यकताएँ था पारस्परिक निर्भरता, सामाजिक नियमों की अस्पष्टता। अब बंद सामाजिक संरचना में अभी हम लोग बात भी किए, तालिबान और अफ़गानिस्तान की। परंपरावादिता, जहाँ पे परंपराओं का इस इन सब चीज़ों का ज़्यादा महत्व होगा, वहाँ पे लोग परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो इसमें सामाजिक गतिशीलता भी कम होगी। सोशल मोबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। वहीं धन का महत्व, अगर धन का महत्व जो है नहीं है, धन का कम महत्व है, तो भी संदर्भ समूह के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है। ये अनफ़ेवरेबल कंडीशंस हैं। स्पिरिचुअलिटी, जहाँ अध्यात्म ज़्यादा प्रबल है, तो वास्तविक बात है जहाँ स्पिरिचुअलिटी होगी वहाँ भौतिकता कम हो ही जाएगी। ठीक? भौगोलिक पृथकता, आइसोलेशन और आत्मनिर्भरता। संदर्भ समूह के कुछ प्रकार हैं, फंक्शंस हैं, जैसे एंटीसिपेटरी सोशलाइज़ेशन पढ़ें। हम लोग किसी के जैसा बनना चाहते हैं, उसकी कोशिश करते हैं, ये एंटीसिपेटरी सोशलाइज़ेशन है। व्यक्तित्व का समुचित विकास है, मान लीजिए हम यहाँ हैं, ये व्यक्ति को हम रेफ़रेंस ग्रुप मान रहे हैं, यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि ये वाजिब बात है कि ये हमसे बेहतर होगा, तभी वहाँ तक जाना चाहते हैं। तो व्यक्तित्व का समुचित विकास होगा, सामाजिक परिस्थिति को ऊँचा उठाना है, तो ये भी बात है कि सोशल स्टेटस को एनहांस करना हुआ, सामाजिक परिस्थिति को ऊँचा उठाना हुआ, तो ये भी बात है। मानसिक संतोष, अगर हम अपने रेफ़रेंस ग्रुप के इर्द-गिर्द भी पहुँच जाते हैं, तो हमको लगता है वाओ! हमने ये कर दिखाया, हम यहाँ तक आ गए हैं। एक साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन होता है, वहीं विभिन्न समूहों के मध्य सामाजिक दूरी का उन्मूलन होता है। आइए इसके कुछ डीमेरिट्स, कुछ अप्रकार कुछ डिस्फंक्शन है। अगर इसके प्रकार हैं तो कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं। एलिनिएशन, अलगाववाद, कई बार हम अपने एस्पायरेशंस इतना हायर कर लेते हैं कि वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं या हमारा सोशल स्टेटस उस चीज़ को अलाउ नहीं करता। हम उतने एफ्लुएंट नहीं होते हैं, जिसके कारण हम अपने सेल्फ पे डाउट करने लगते हैं और हमारी जो अभाव बोध या सापेक्षिक डेप्रिवेशन की भावना है, वो इतना ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि हम खुद से अलगाव महसूस करने लगते हैं। कहीं न कहीं हम अपने पोटेंशियल से, अपने रियलिटी से अलग हो जाते हैं, कट जाते हैं और ये एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को भी आगे जाके जन्म देता है। मूल्यों की अपेक्षा, समूह के स्थापित मूल्यों की उपेक्षा, कई बार मान लीजिए ये हमारा गोल है, यहाँ पे पहुँचना है, हम यहाँ हैं, यहाँ पे जाना है। ये रास्ते शॉर्टकट भी हो सकते हैं और लंबा भी हो सकता है। कई बार हम जल्दबाजी में कुछ शॉर्टकट्स अपनाते हैं, जिसमें हम मूल्यों को, मोरल्स को इग्नोर करते हैं। महात्मा गांधी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक बात है, उन्होंने कहा है कि अगर साध्य को पवित्र होना है, उसके लिए साधन की पवित्रता भी ज़रूरी है। मतलब अपने मंजिल तक आप कैसे पहुँच रहे हैं, उसकी पवित्रता, उसकी सैंक्टिटी भी ज़रूरी है। मान लीजिए आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, भगवान
के प्रति आपकी आस्था है, श्रद्धा है, आप वहाँ तक गए। पर कई बार कतारों को देखकर और सारी चीज़ों को देखकर आप संघर्ष करने की बजाय कुछ शॉर्टकट्स अपनाते हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे पैसा देके, वीआईपी पासेस लेके या अन्य किसी तरीके से मंदिर प्रांगण में पहुँचते हैं। वहाँ भी आप चाहते हैं कि हमारा ही बहुत अच्छे से दर्शन हो, बाकी लोग आए हैं तो आएँ। यहाँ पे आप कहीं न कहीं हम जो वैल्यूज़ हैं, मोरल्स को पीछे रख देते हैं और स्वहित को आगे रख देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको मंज़िल तक जाना है, आपको अपने साध्य को प्राप्त करना है, तो साधन की सैंक्टिटी भी ज़रूरी है, इसलिए मूल्यों की अपेक्षा भी हो जाती है संदर्भ समूह के लिए व्यवहार करने में। वहीं फ्रस्ट्रेशन, निराशा, आकांक्षाओं में वृद्धि होती है। एक तरीके से ये प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के मध्य ट्रांजिशन ज़ोन है। आभासी समूह, क्वासी ग्रुप, गिन्सबुर्ग तथा बोटोमोर समाज में कुछ ऐसे समूह जिनमें समूह के कुछ लक्षण होते हैं तथा कुछ का अभाव होता है। एक तरीके से ये ट्रांजिशन ज़ोन है, संक्रमण ज़ोन है द्वितीयक का और प्राइमरी का। भीड़, समान लिंग या आयु का समूह। निष्कर्ष ये है कि ये समझ लीजिए कि ओटो क्लाइनबर्ग ने सर्वोत्तम की नकल, काल्पनिक और वास्तविक संदर्भ समूह की व्याख्या की, सापेक्षहीनता का बताया, पूर्वाभासी समाजीकरण और संदर्भ व्यक्ति रॉबर्ट मर्टन, अर्ध प्राथमिक समूह क्वासी प्राइमरी ग्रुप की बात चार्ल्स कूले ने की, वहीं क्वासी ग्रुप की बात बोटोमोर और गिन्सबर्ग ने। तो संदर्भ समूह केवल तुलना का साधन नहीं बल्कि सामाजिक गतिशीलता और व्यक्तित्व का निर्माण का एक सशक्त माध्यम है। परंतु अगर संदर्भ समूह, अगर आप चेतन अवस्था प्रॉपर जानकारी के आधार पर संदर्भ समूह के चयन करते हैं तो आपके व्यक्तित्व को अपग्रेड करेगी, ऊपर ले जाएगी। अन्यथा अगर आपका जो संदर्भ समूह है वो नकारात्मक हुआ तो आपके व्यक्तित्व को डाउनग्रेड करेगी और सामाजिक परिस्थिति को भी नीचे ले आएगी, डाउनग्रेड करेगी। आशा है कि आप लोग संदर्भ समूह और प्राइमरी ग्रुप्स को समझ गए होंगे। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू। यही